गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। दुनिया के रखवाले सुंदर बदरिया बरसे उन बिन मोरा जियारा दर। मोहम्मद रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ की ये झलकियाँ उन गानों की है जिन गानों ने सही मायने में रफ़ी साहब को बॉलीवुड में स्थापित किया था। संगीत निर्देशक नौशाद जी भले ही रफ़ी साहब के गुरु माने जाते हैं, लेकिन फिल्म बैजू बावरा के लिए गायक के रूप में मोहम्मद रफ़ी साहब उनकी पहली पसंद नहीं थे। तू है सागर तो मझधार मैं हूँ मझधार मैं, मेरे प्यार की नगरी अब तो नीर बहा। रिलीज के तुरंत बाद फिल्म बैजू बावरा बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। लोगों ने फिल्म बनाने वाले निर्देशक विजय भट्ट जी और उनके नए नवेले हीरो भारत भूषण जी की खूब खिल्ली उड़ाई थी, लेकिन बाद में रफ़ी साहब के दिलकश गानों ने लोगों को सिनेमा घरों तक आने पर मजबूर कर दिया था। फिल्म बैजू बावरा के गानों में शास्त्रीय संगीत की शुद्धता का नौशाद जी ने बारीकी से ख्याल रखा था। यहाँ तक कि मोहम्मद रफ़ी साहब को संस्कृत के शब्दों का शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए उन्होंने बनारस से संस्कृत के विद्वानों को बुलाया था। संगीत निर्देशक नौशाद जी ने इस फिल्म में एक बड़ा प्रयोग किया था। उन्होंने फिल्म के सारे गाने अलग अलग शास्त्रीय रागों पर बनाया, जबकि उन्हें अच्छे से पता था कि उच्च स्तर का शास्त्रीय संगीत आम लोगों की समझ में नहीं आएगा। बावजूद ये गाने फेमस हुए क्योंकि रफ़ी साहब ने इन गानों को ऐसा गाया था कि आम लोग शास्त्रीय संगीत भी गुनगुनाने लगे थे। मेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ पतवार मैं हूँ, जब तोरी प्रभुआन बान देखी बाग में बन में। पंडित पलुस्कर और उस्ताद आमिर खान दोनों ही तामझाम के साथ स्टेज पर गाने वाले शास्त्रीय गायक थे, लेकिन नौशाद जी ने दोनों को पहली बार फिल्म में गाने के लिए राजी किया और इनसे गाना रिकॉर्ड करवाने के दौरान कई तरह की चुनौतियां भी झेली। फिल्म बैजू बावरा का एक गाना ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले इतना लोकप्रिय हुआ कि एक बार एक जेल में एक अपराधी को फांसी की सजा दी जा रही थी, तो उसने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में रफ़ी साहब के गाए इसी गाने को सुनना चाहा था। अब तो नीर बहाले। इस फिल्म को बनाने की जो शुरुआत हुई थी उसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। इस फिल्म की कहानी को लेकर निर्देशक विजय भट्ट जी और महान फिल्मकार और एक्टर राज कपूर जी के बीच खूब वाद विवाद हुआ था और दोनों में मनमुटाव भी हो गया था। इस तरह के कई दिलचस्प और मजेदार किस्सों से गुजरने के बाद 1952 में फिल्म बैजू बावरा रूपहले पर्दे पर आ सकी थी। क्या आप इस फिल्म से जुड़ी सारी दिलचस्प कहानियों और मजेदार किस्सों को शुरू से लेकर अंत तक जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। दो कोई ना करे यहाँ प्यार, मैंने पीना सीख लिया मैंने पीना सीख लिया। तू रात खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला। मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता। बेहतरीन गानों की ये झलकियां फिल्म गूंज उठी शहनाई, हिमालय की गोद में और फिल्म हरियाली और रास्ता के हैं। निर्देशक विजय भट्ट जी ने एक से बढ़कर एक कई फिल्में बनाई हैं। गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल में सिर्फ एक फिल्म देखी थी और वो फिल्म थी विजय भट्ट की, जिसका नाम था राम राज्य। अमर भावना अमर रही तेरी अमर भावना। तो अब आते हैं फिल्म बैजू बावरा की कहानी पर। विजय भट्ट जी ने बहुत मेहनत करके एक स्क्रिप्ट तैयार की थी जिस पर वो एक खास फिल्म बनाना चाहते थे। कहानी को वो इतना दमदार मान रहे थे कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनकी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी और पूरी दुनिया में धूम मचा देगी।
विजय भट्ट जी ने इस फिल्म के हीरो के लिए राज कपूर जी की कल्पना भी कर रखी थी। तो राज कपूर जी को हीरो लेने का सपना पाले हुए विजय भट्ट अपनी कहानी को लेकर राज कपूर जी के पास पहुंच गए। राज कपूर जी ने कहानी सुनी, उन्हें कहानी बहुत पसंद भी आई, लेकिन राज कपूर जी ने विजय भट्ट जी से कहा कि स्टोरी तो एकदम धांसू है, पर इसमें थोड़े बदलाव करने होंगे। और राज कपूर जी ने कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव किया जाना चाहिए ये विजय भट्ट जी को समझाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक विजय भट्ट जी ने राज कपूर जी को रोक दिया और कहा कि नहीं, कहानी तो यही रहेगी, इसमें बदलाव करने का मतलब इसकी आत्मा से खिलवाड़ करना होगा। विजय भट्ट जी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, राज साहब, लगता है कहानी आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन रुक कर फिर से आता हूं आपके पास। यह कहकर विजय भट्ट जी ने वहां से अपनी स्क्रिप्ट की पोथी उठाई और रवाना हो गए। फिर कुछ दिनों बाद वो विजय भट्ट जी फिर से राज कपूर जी के सामने हाजिर हुए। कहानी वही थी और राज कपूर जी इस बार भी उसी जिद पर उतर आए कि कहानी में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। विजय भट्ट जी ने राज कपूर जी को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि राज साहब, आप कहानी के मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए और आप फिल्म के लिए हाँ कह दीजिए। लेकिन राज कपूर ने भी अपनी बात पर अड़ गए थे। उन्होंने कहा कि यदि आप कहानी में मेरे हिसाब से बदलाव नहीं करेंगे तो मैं इसमें काम नहीं करूंगा। दोनों के बीच इस मुद्दे को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई। दोनों ओर से मान मनोवल हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आखिरकार विजय भट्ट जी ने एक बार फिर से अपनी स्क्रिप्ट की पोथी समेटी और वहां से चले आए। ना तो विजय भट्ट जी ने कहानी बदलने के लिए तैयार हुए और ना ही राज कपूर जी बिना कहानी बदले काम करने को तैयार हुए। राज कपूर जी के इनकार करने से विजय भट्ट जी को बड़ी मायूसी हुई। उन्होंने मुख्य किरदार के रूप में राज कपूर जी की ही कल्पना कर रखी थी। अब उन्हें कहानी के लिए दूसरा हीरो तलाशना था। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। विजय भट्ट जी को मन ही मन में इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने सोचा कि राज कपूर जी के स्थान पर उनके समकक्ष किसी और हीरो को अपनी फिल्म में नहीं लेंगे, बल्कि किसी नए कलाकार को मौका देंगे और राज कपूर को बता देंगे कि सिर्फ कहानी के दम पर ही किसी फिल्म को हिट कराया जा सकता है। तो विजय भट्ट जी किसी और बड़े कलाकार जैसे देवानंद जी या दिलीप कुमार जी या राजेंद्र कुमार जी या राजकुमार जी, जो उस दौर के बड़े कलाकारों में से थे, उनमें से किसी भी बड़े कलाकार के पास नहीं गए। उन्होंने एक नए चेहरे की तलाश शुरू कर दी। विजय भट्ट साहब की तलाश तब खत्म हुई जब उनकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार से हुई जो छोटे मोटे फिल्मों में काम करके गुजारा कर रहा था। विजय भट्ट जी को लगा कि हाँ, ये आदमी ठीक है। विजय भट्ट जी की जिस शख्स से मुलाकात हुई थी, उस नौजवान का नाम था भारत भूषण। तो विजय भट्ट जी उनको अपनी फिल्म का हीरो ले लिया। हमें ऐसा लगता है कि विजय भट्ट जी का मकसद ये साबित करना था कि स्टार सिस्टम के लिए वो मजबूर नहीं है। काम के मामले में उनके लिए राज कपूर साहब और किसी नए स्ट्रगल कर रहे लड़के में कोई अंतर नहीं था। विजय भट्ट साहब के इस फैसले से उनके करीबी लोग भी ज़्यादा खुश नहीं थे। उनके शुभचिंतकों को पता था कि एक फिल्म बनाने के लिए काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है, और जब आप इतना पैसा लगा रहे हो तो आपको चाहिए, जनता ने जिन चेहरों को अपने जिनके अभिनय के दम पर पहले से स्वीकार कर रखा है, उन चेहरों में से किसी एक को लेकर फिल्म बनाएंगे, ना कि किसी अनजान से लड़के को जो कि अभी इंडस्ट्री में आया है और स्ट्रगल कर रहा है, उसे ले लेंगे। लेकिन विजय भट्ट जी ने सारी बातों को दरकिनार कर दिया और एक जूनियर आर्टिस्ट को अपनी फिल्म का हीरो बना दिया। अब क्या हुआ कि विजय भट्ट जी ने सारी दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर एक नए चेहरे के साथ एक जूनियर आर्टिस्ट को लेकर फिल्म बना डाली। अब जब उनकी फिल्म बैजू बावरा रिलीज हुई तो रिलीज होते ही उसे लोगों ने खारिज कर दिया। ऐसा लगा कि फिल्म बुरी तरह से पिट गई है और फिल्म को फ्लॉप करार दे दिया गया। अब लोगों को मौका मिल गया। जो अब तक विजय भट्ट जी के फैसलों को चुपचाप देख रहे थे, उनके मुंह अब खुलने लगे। विजय भट्ट जी के करीबी लोगों ने, इंडस्ट्री के लोगों ने और उस समय की मीडिया ने भी विजय भट्ट जी की और उनके हीरो भारत भूषण जी की खूब खिल्ली उड़ाई, उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था, तो वक्त ने थोड़ा वक्त लिया और फिर धीरे से पासा बदल गया।
सबसे बड़ा काम किया रफ़ी साहब की आवाज़ ने। उनके गानों ने धीरे धीरे धूम मचा दी। ओ दुनिया के रखवाले और मन तड़पत हरिदर्शन को आज जैसे गाने लोगों की जुबा पर चढ़ने लगे। अब इन गानों का फिल्मांकन कैसे हुआ है, ये देखने के लिए लोग सिनेमा घरों तक पहुंचने लगे और ये सिलसिला ऐसा चला कि फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। जैसा विजय भट्ट जी ने सोच रखा था, अब एकदम वैसा ही हो रहा था। फिल्म बैजू बावरा सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। जिस जूनियर आर्टिस्ट का लोग मजाक उड़ा रहे थे, वो अब स्टार बन चुका था। कई सिनेमा घरों में ये फिल्म 2-2 साल तक लगातार चलती रही और कमाई भी करती रही। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। ओ दुनिया के रखवाले सुंदर बदरिया बरसे, उन बिन मोरा जियारा डर। फिल्म बैजू बावरा के भजन मन तड़पत हरिदर्शन को आज ने रातों रात फिल्म इंडस्ट्री में आए नए नौजवान गायक मोहम्मद रफ़ी को बुलंदी पर पहुंचा दिया था। इससे पहले रफ़ी साहब ने 40 के दशक की फिल्मों में जैसे अनमोल घड़ी, मीला, शहीद और दुलारी जैसी फिल्मों में बॉलीवुड के नामी संगीतकार नौशाद जी के संगीत निर्देशन में कई गाने गाए थे, लेकिन उन गानों का वो असर नहीं हुआ था जो बैजू बावरा के गाए इस गाने का, या कह लीजिए कि इस भजन का असर हुआ। इस फिल्म के गानों ने रफ़ी साहब को इंडस्ट्री में एकदम स्थापित कर दिया। रफ़ी साहब का करियर तो पहले ही शुरू हो चुका था। सबसे पहले संगीतकार श्याम सुंदर जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब की प्रतिभा को पहचाना था और 1944 में उन्हें पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाने का मौका दिया था। इसके बाद 1946 में रफ़ी साहब बम्बई आ गए और यहाँ उन्होंने नौशाद जी के संगीत निर्देशन में कई फिल्मों में गीत गाए जो कि काफ़ी हिट भी हुए। लेकिन अभी मोहम्मद रफ़ी साहब सफलता के उस पायदान पर नहीं पहुंचे थे जिसने उन्हें इंडस्ट्री का महान गायक बनाया था। अब आपको बताते हैं कि कैसे रफ़ी साहब इस फिल्म में शामिल हुए। दरअसल रफ़ी साहब की किस्मत का सितारा उन समय उन दिनों बुलंदियों पर था, तो उनको ये फिल्म मिल गई। दरअसल नौशाद जी ने इस फिल्म के गानों के लिए तलत महमूद जी का नाम तय कर रखा था, लेकिन एक दिन तलत महमूद जी ने सिगरेट पीते हुए उसका धुआं नौशाद जी के चेहरे पर ही उगल दिया था। नौशाद जी थोड़ा सख्त मिजाज के आदमी थे। उन्होंने स्टूडियो के अंदर ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कहते हैं कि इस वाक़ये के बाद नौशाद जी ने बैजू बावरा का गाना तलत महमूद की बजाय मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाने का मन बना लिया। इससे पहले वो रफ़ी साहब से 1-2 गाने रिकॉर्ड करवा चुके थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि तलत महमूद जी से गाना ना गवाने की एक और वजह थी। दरअसल नौशाद जी को इस बार अपनी फिल्म के लिए एक ऐसे गायक की तलाश थी जो काफ़ी हाई रेंज में गा सके। नौशाद जी ने फिल्म में रफ़ी साहब से एक ऐसा भजन गवाया जो पूरी तरह क्लासिकल और हाई रेंज वाला था, और वो भजन था मन तड़पत हरिदर्शन को आज। इस भजन को रफ़ी साहब ने पूरी शिद्दत से गाया। जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के सारे गाने हिट हो गए। खास तौर पर यह भजन दर्शकों को खूब पसंद आया। जिसने भी इस भजन को सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस भजन के गाने के बाद रफ़ी साहब दिनों दिन शोहरत की बुलंदियों को छूते चले गए। सुनो मोरे व्याकुल मन का। फिल्म बैजू बावरा के इस भजन को गाने में रफ़ी साहब भी कतई एकदम सहज तो नहीं थे। रिहर्सल के दौरान ही संगीतकार नौशाद जी को समझ में आ गया था कि रफ़ी साहब से कई संस्कृत शब्दों का सही उच्चारण नहीं हो पा रहा है, तो नौशाद जी ने बनारस से संस्कृत के पंडितों को बुलवाया। उन्होंने सही उच्चारण करने में रफ़ी साहब की मदद की। तब जाकर नौशाद जी ने रफ़ी साहब की आवाज़ में फाइनल रिकॉर्डिंग की। आज भी ये भजन दुनिया भर के मंदिरों में गाया और सुना जाता है। बैजू बावरा के हर गीत को नौशाद जी ने किसी न किसी राग पर आधारित रखा था। हालांकि नौशाद जी जब बैजू बावरा का म्यूजिक कंपोज कर रहे थे तब उनके सामने एक चुनौती भी थी।
नौशाद जी चाहते थे कि बैजू बावरा के गीतों में भारतीय शास्त्रीय संगीत को प्रमुखता से जगह दी जाए, लेकिन उनको ये भी पता था कि आम जनता जिसे शास्त्रीय संगीत सुनने की आदत नहीं थी, वो एक हैवी क्लासिकल म्यूजिक की डोज को शायद हजम न कर पाए। हालांकि नौशाद जी की ख्वाहिश थी कि आम लोग भी शास्त्रीय संगीत को सुनने की आदत डालें, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने गीतों का संगीत कुछ इस तरह से रचा कि शुरुआती गीत रागों पर आधारित भी रहे और उनकी ट्यून इतनी हल्की फुल्की हो कि लोगों को सुनने में मजा आए, जबकि आखिरी में तानसेन और बैजू के बीच हुए संगीत के महामुकाबले में उन्होंने विशुद्ध भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत रखा। आज गावत मन मेरो झूम के राग देसी पर आधारित इस गीत को उस्ताद आमिर खान और पंडित डीवी पलुस्कर ने गाया था। तानसेन की आवाज बने उस्ताद आमिर खान जी और बैजू को आवाज दी थी पंडित डीवी पलुस्कर जी ने। नौशाद जी ने बहुत सोच समझकर पंडित डीवी पलुस्कर जी को बैजू की आवाज के लिए चुना था। कहानी कुछ यूं है कि तानसेन की आवाज के लिए तो वो उस्ताद आमिर खान जी को पहले ही चुन चुके थे, लेकिन बैजू की आवाज के लिए वो किसी ऐसे गायक को लेना चाहते थे जो युवा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म में तानसेन के सामने बैजू काफी युवा था, तो नौशाद जी ने बैजू की आवाज के लिए गायक को तलाशना शुरू कर दिया। एक दिन उस वक्त के एक और नामी संगीतकार पंडित शंकर राव व्यास जी नौशाद जी को अपने साथ अपने घर ले गए। दोनों के बीच बढ़िया बातचीत हुई। पंडित शंकर राव व्यास जी के भाई पंडित नारायण राव व्यास जी भी एक संगीतकार थे। उनका घर भी पास ही था, तो शंकर राव व्यास जी नौशाद जी को नारायण व्यास जी से भी मिलाने ले गए। नारायण व्यास जी भी नौशाद साहब को अच्छी तरह से जानते थे और उन्हें यह भी पता था कि नौशाद जी को बैजू की आवाज के लिए किसी गायक की तलाश है। किस्मत अपना खेल कैसे खेलती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जिस दिन नौशाद जी नारायण राव व्यास जी से मिलने गए थे, उसी दिन नारायण राव जी के घर पर पंडित डीवी पलुस्कर भी आए हुए थे। पंडित पलुस्कर पुणे के रहने वाले थे। नारायण राव जी ने नौशाद जी और पंडित पलुस्कर जी का परिचय कराया। फिर उन्होंने नौशाद जी को बताया कि आज शाम उनके घर पर एक संगीत सभा है, पंडित पलुस्कर जी भी उसमें गाएंगे, आप भी इन्हें सुनने आइए। क्या पता आप जिस आवाज को तलाश रहे हैं वो आपको मिल जाए। उनके बुलावे पर नौशाद जी शाम को उनके घर पहुंच गए। एक इंटरव्यू में पंडित पलुस्कर जी को याद करते हुए नौशाद जी ने बताया था कि पंडित जी बेहद सादगी वाले व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उस शाम जब पंडित पलुस्कर जी ने गायकी शुरू की तो नौशाद जी उनकी गायकी में खो से गए। पंडित पलुस्कर जी बहुत खूबसूरती से गा रहे थे। उनका गाना खत्म होने के बाद नौशाद जी ने उनसे बात क्या की, दरख्वास्त की कि बैजू बावरा में आप मेरे लिए एक दो गीत गा दीजिए। पंडित जी ने नौशाद जी से कहा कि हमने तो कभी फिल्मों में गाया नहीं है, लेकिन आपकी बात हम टालेंगे नहीं, आप अपनी फिल्मों में हमसे गवा लीजिएगा। इस तरह उस दिन नौशाद जी को बैजू की आवाज मिल गई। बाद में नौशाद जी के नेतृत्व में पंडित पलुस्कर जी और उस्ताद आमिर खान जी दोनों साथ बैठकर रिहर्सल किया करते थे। पंडित पलुस्कर जी और उस्ताद आमिर खान जी के साथ नौशाद जी को जब पहला गीत रिकॉर्ड करना पड़ा था, तब भी थोड़ी चुनौतियां आई थी। दरअसल उस दौर में आमतौर पर क्लासिकल गायक स्टेज पर ही गाते थे। उनका पूरा तामझाम वहां मौजूद रहता था और क्लासिकल गायक जब स्टेज पर गाते थे तो उन्हें माइक के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। वो बिना किसी दिक्कत के स्टेज पर लाइव गाते वक्त अलग अलग हरकतें किया करते थे, खूब झूमा करते थे। लेकिन फिल्मी गाने की रिकॉर्डिंग के समय जरूरी हो जाता है कि गायक माइक पर ही गाए। नौशाद जी ने जब उस्ताद आमिर खान जी और पंडित डीवी पलुस्कर जी के साथ पहले गीत की रिकॉर्डिंग शुरू की तो इन दोनों महान गायकों ने अपने स्टेज वाले अंदाज में ही गायकी की। इससे दिक्कत यह हुई कि माइक तक आवाज सही तरीके से पहुंच ही नहीं पा रही थी। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार नौशाद जी ने माइक की संख्या बढ़ा दी। उन्होंने दोनों गायकों के सामने अलग अलग माइक लगा दिए, साथ ही दोनों के ऊपर की तरफ भी माइक टांग दिए। इससे वो गीत रिकॉर्डिंग करने में जो कठिनाइयां आ रही थी वो सब कठिनाइयां दूर हो गई। पंडित पलुस्कर जी को आदत थी कि जब भी वो गाते थे तो अपना तानपुरा खुद ही बजाते थे।
ऐसे ही उस्ताद आमिर खान जी पूरे सुरमंडल को साथ लेकर गाते थे। लेकिन जब फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए इन दोनों महान गायकों ने अपने अपने साजों पर धुन छेड़ी तो स्पीकर पर वो बहुत तेज सुनाई देने लगी। इस हालत से निपटने के लिए नौशाद जी ने दोनों गायकों के शागिर्दों को उनसे साज दे दिए और पास बैठकर उनसे वो साज बजाने को कहा। इस तरह उस गाने की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई। जब बैजू बावरा रिलीज हुई तो उस गीत को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। गीत के बोल थे, आज गावत मन मोरा झूम के तेरी तान भगवान। आज गावत मन मेरो झूम के तेरी तान भगवान। नौशाद जी ने एक और किस्सा एक इंटरव्यू में बताया था। वो किस्सा जुड़ा था बैजू बावरा फिल्म के ही एक और मशहूर गाने से, जिसके बोल थे, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। नौशाद जी ये गाना रफ़ी साहब से गवाया था। ये गाना राग दरबारी पर आधारित है। उस किस्से में नौशाद जी कहते हैं कि एक दफ़ा उन्होंने एक अखबार में एक खबर पढ़ी। खबर कुछ यूँ थी कि देश के किसी शहर में एक अपराधी को फांसी की सज़ा हुई थी। जब उसकी फांसी का समय नज़दीक आया, उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। जेल के अधिकारियों को लग रहा था कि कैदी किसी से मिलने की ख्वाहिश जताएगा या अपने पसंद की कोई खाने की चीज़ की इच्छा जाहिर करेगा या फिर कुछ पीने को मांगेगा। लेकिन उस कैदी ने जो कहा वो जेल अधिकारियों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कैदी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर कहा कि फांसी से पहले वो बैजू बावरा फिल्म का गाना ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, ये गाना वो सुनना चाहता है। चूंकि उस कैदी की वो आखिरी इच्छा थी तो जेल में उसके लिए टेप रिकॉर्डर का इंतज़ाम किया गया और फिर वो गाना प्ले भी किया गया। बाद में उसे फांसी पर लटका दिया गया। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाल। नौशाद जी बताते हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने 15-20 दिन तक इस गाने की रिहर्सल की थी। जिस दिन रफ़ी साहब ने ये गाना रिकॉर्ड किया था, उसके बाद कई दिनों तक वो कोई भी गाना नहीं गा सके थे। और वो इसलिए क्योंकि इतनी हाई पिच में नौशाद जी ने उनसे वो गीत गवाया था कि बाद में उनकी आवाज़ बैठ गई थी। नौशाद जी कहते हैं कि उनसे कुछ लोगों ने बताया था कि वो गाना गाते वक्त रफ़ी साहब के गले से खून आ गया था, लेकिन रफ़ी साहब ने उनसे ऐसा कभी कुछ नहीं बताया था। नौशाद जी ने यह भी बताया कि कई साल बाद उन्होंने एक दफ़ा फिर से रफ़ी साहब को लेकर ही ये गाना रिकॉर्ड किया था और दूसरी दफ़ा रिकॉर्डिंग करते वक्त तो रफ़ी साहब ने पहली दफ़ा से 2 सुर ऊपर जाकर ये गाना रिकॉर्ड किया था। नागन बन गई रात सुहानी, थर बन गया। विजय भट्ट जी द्वारा निर्देशित बैजू बावरा साल 1954 में हुए पहले फिल्म फेयर पुरस्कारों में 2 खिताबें जीतने में कामयाब रही थी। पहला था बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो मीना कुमारी जी को मिला था और दूसरा था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड जो नौशाद साहब को गीत के लिए मिला था। फिल्म बैजू बावरा के बाद नौशाद जी ने रफ़ी साहब को अपनी कई और फिल्मों में गाना गवाया। रफ़ी साहब तब तक सुरों के सम्राट बन चुके थे। वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना चुके थे। इंडस्ट्री के कई मशहूर संगीतकारों ने रफ़ी साहब के साथ गाना रिकॉर्ड कराना शुरू कर दिया था। इनमें मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, SD बर्मन, OP नैयर, मदन मोहन, सलील चौधरी जैसे संगीतकार शामिल थे। तो दोस्तों, ये थी फिल्म बैजू बावरा के बनने की कहानी। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द बदरिया बरसे, उन बिन मोरा जियारा डर।